जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी विशेष सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जजेस की प्रायोरिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या फिर सरकार या किसी और एजेंसी के दबाव में काम करना? प्रायोरिटी क्या है? मणिपुर है या सेंथिल है? या कोई भी आदमी कॉमन सेंस अप्लाई करके इस बात को समझ सकता है? जी। देखिए सर, ये केवल मामला सेंथिल का नहीं है, ये मामला जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का है। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण जल रहा है, जिसमें बहुसंख्य आबादी मैतेई को आदिवासी शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दिया है जो है जज साहब ने, जो वहां के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, मुरलीधरन नाम है उनका। ये वो मुरलीधर नहीं है, जस्टिस मुरलीधर जो उड़ीसा के चीफ जस्टिस है, दूसरे हैं, ये कार्यवाहक है, मुरलीधरन नाम है इनका जी। और उसके बाद वो जो उनको एसटी घोषित करने से उनका जो है जो एसटी वाले क्षेत्र हैं उस पर जो है क्या कहते हैं उनकी पैठ हो गई, एसटी वाले क्षेत्र में काफी खनिज वगैरह वगैरह जी। और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सीधे सीधे जो है चीफ जस्टिस ने कहा भरी कोर्ट में कि ये हाई कोर्ट के किसी जज को या सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी नहीं है कि किसको शेड्यूल ट्राइब में रखे किसको न रखे, ये सीधे सीधे राष्ट्रपति में निहित है अधिकार। तो राष्ट्रपति ही किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब या वो घोषित कर सकते, ये कोई जो है वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट या वो नहीं कर सकता। तब से मणिपुर जल रहा है और जज साहब अभी भी अपनी कुर्सी पर बरकरार है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कि हमारे देश में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है नहीं। ये मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ सेंथिल वाला बताने के पहले। उसके पहले यही मई का महीना था, यही 20-21 जून के आसपास का समय था, 18-19-20-21 जून का, जब महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप ठाकरे ग्रुप से अलग हो रहा था और उसमें जो है तमाम विधायकों को ठाकरे ग्रुप के जो है अनुरोध पर डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया जवाब देने का। इधर नोटिस जारी किया तो नोटिस से बचने के लिए उधर से एक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ विश्वास के नाम पर एक ठोक भेजा गया, जिसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव वैधानिक है कि अवैधानिक है। और उसके बाद वो भेजा गया तो जो है आपका क्या कहते हैं, अब उसके बाद गवर्नर कहने लगे कि साहब जो है वो पहले विश्वास प्रस्ताव वो फैसला होगा तब उनका फैसला होगा। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में यही जस्टिस सूर्यकांत की ग्रीष्मकालीन पीठ थी, उन्होंने उसको 11 जुलाई के लिए पोस्ट कर दिया जब कोर्ट खुलती, और नहीं सुना और ये कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सब आने दीजिए। अब सवाल है कि जब पहले 11 जब उस डेट में स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ही डिफैक्टो स्पीकर है, तो उसके सामने जब मामला पहुंचा तो पहले जो मामला पहुंचा उस पर निर्णय होना चाहिए। उसके बाद अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधिवत हुआ भी तो हुआ तो बाद में आएगा ना, पहले तो इस पर निर्णय होगा। इसी में स्पीकर भी चुन लिया गया, इसी में अविश्वास प्रस्ताव भी हो गया, तमाम और लोग डिफेक्ट कर गए, उद्धव सरकार ने इस्तीफा दे दिया, नई सरकार भी बन गई, 11 जुलाई के पहले ही सब कर्मकांड हो गया। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अभी संविधान पीठ ने सुनवाई की और उसने इसको 2 पार्ट में करके एक पार्ट को जो है और बड़ी पीठ में भेज दिया और जो है उनसे वहां के स्पीकर को कहा कि सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए जो 17 विधायक हैं वो अयोग्य हुए कि नहीं हुए। अभी तक स्पीकर साहब ने उस पर कुछ नहीं किया, मतलब पूरा रायता फैला दिया एक जुडिशियल डिसीजन ने, जो कि आपका नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के बिल्कुल प्रतिकूल है। और वो भी जस्टिस सूर्यकांत साहब का ही निर्णय था जिससे पूरा रायता फैल गया। अभी आपने देखा कि किस तरह के निर्णय गुजरात में हो रहे हैं, जिसमें एक ताजा निर्णय ये है कि जो उन्होंने गोधरा कांड में 35 लोगों को छोड़ा तो कहा कि स्यूडो सेकुलर प्रेस और स्यूडो सेकुलर बुद्धिजीवियों के दबाव में पुलिस ने निरपराध डॉक्टर इंजीनियर ऐसे तब लोगों को जो है वो गुजरात दंगों में गिरफ्तार कर लिया, जो पूरी तरह गलत है। अब मतलब गिरफ्तार जो किया और गिरफ्तारी के लिए जिन लोगों ने वहां जो स्टूडियो सेकुलर हो गए, ये जज साहब कह रहे हैं, एक दबे जज साहब है वहां
उन्होंने ये बात जो है अपने मुखार बिंदु से निकाली है। अब इसके अलावा अब नया मामला मान लीजिए सेंथिल का है। सेंथिल वाले मामले में सेंथिल को ईडी ने पूछताछ किया और उसके बाद सेंथिल को सो कॉल गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब ईडी कोर्ट में पहुंचे तो सेंथिल ने अपनी शिकायत की कि हमारे सीने में दर्द हो रहा है। उनको वहां भेजा सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहां टेस्ट हुआ तो पता चला कि इनके तो कई तो ब्लॉकेज हैं और वहां हुआ साहब ऑपरेशन होगा, तो कोर्ट ने उनको निजी नर्सिंग होम में जाने की इजाजत दे दी, जहां उनका कल जो है हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। लेकिन जो उन्होंने इजाजत दे दी, लेकिन साथ में कोर्ट ने ईडी को भी 15 दिन की उनकी कस्टडी दे दी पूछताछ की। अब ईडी पहुंच गया कि साहब वो जो निजी अस्पताल में गए हैं इस आदेश पर रोक लगाया जाए, उनको हमारी कस्टडी में दिया जाए। हम अपनी कस्टडी में उनको अगर तबीयत खराब होगी तो हम इलाज कराएंगे, नहीं होगी तो नहीं खिलाए, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उनके ध्वनि में ये था कि ये बनावटी बीमारी है। अब बनावटी बीमारी में हार्ट की बाईपास सर्जरी हो जाए और बाईपास सर्जरी की बाद में भी चेकिंग हो सकती है, तो ये तो किसी से छिपा नहीं रहेगा कि बाईपास सर्जरी हुई कि नहीं हुई। ये तो कोई छिपाई चाहिए। सर दर्द और पेट दर्द तो है नहीं जो अनअकाउंटेड होता है, जिसका आज तक कोई जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पता लगाए। और ये जो मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं, गांव की जो बहुएं हैं, उनका ये सर दर्द और पेट दर्द ये उनका सबसे बड़ा हथियार है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, वो लेके पेट से बैठ गई, हमारे सर में दर्द हो रहा है, लेके सर से बैठ गई। वो ब्रह्मा में नहीं पता लगा सकते कि वास्तव में सर दर्द है कि नहीं, वास्तव में पेट दर्द है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बावजूद उस दिन 20 तारीख को 2 मुकदमे आए। एक तो ईडी का मुकदमा आया और एक आया जो है आपका ट्राइबल फोरम ने एक मुकदमा दाखिल किया कि साहब वहां आदिवासियों की इतनी हत्या हो गई है मणिपुर में, तो सेना को सुरक्षा का दायित्व दिया जाए। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुंदरेश की पीठ थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी सुनवाई नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इससे में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है, और ये जो है जुलाई में जो है 3 जुलाई को सुनवाई होगी। उन्होंने नहीं सुना, जबकि गोंजाल्वेस साहब ने इसका उल्लेख करते हुए कई बार जो है कहा कि तब तक और हत्याएं हो सकती हैं, जान माल की सुरक्षा का मामला है, इसको सुन लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसको टाल दिया। इसके बाद आया ईडी वाला मामला। तो ईडी वाला भी शुरू में उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन जहां तुषार मेहता हो जाए और वहां अगर फंडामेंटलिस्ट जज जो है पीठ में बैठे हो तो फिर से मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वो कहे नहीं, ईडी वाला तुरंत सुनिए ये बिल्कुल गलत हुआ है, तो ऐसा हुआ है, तो वो जो है प्राइवेट वाले में जाने नहीं देना चाहिए, तो ये है तो वो है, हमारी कस्टडी में देना चाहिए। तो उन्होंने उसको 21 को सुनने के लिए जो है उन्होंने राजीनामा भरा कल के लिए 20 तारीख को। इस बीच में खबर छप गई कि ईडी की सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता क्या है। कहीं कत्लेआम हो रहा है तो उस कत्लेआम को रोकना और लोगों को सुरक्षा देना, या ईडी के हितों की रक्षा करना, या ईडी के डिजाइन की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि ईडी वाले में एक और पेश था, वो जो सेंथिल को गिरफ्तार किया गया तो सेंथिल के परिवार वालों ने इसमें एक हाइबियस कार्पस वहां कर दिया गुजरात हाई कोर्ट में, मंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, और ये कहा किया कि इसमें जो मद्रास हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, और यह कह करके किया कि साहब इसमें जो गिरफ्तार करने का ईडी का वो है उसका जो है अनुपालन नहीं हुआ है। ईडी ने जो रात में उनके से 2:30 बजे तक पूछताछ की उसका विवरण नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो वो मामला को पेंडिंग रख लिया कोर्ट ने कि हम इसको जो है 22 तारीख को सुनेंगे, ये डेट लगा। अब ये चाहते थे कि 22 के पहले ही सुप्रीम कोर्ट से उल्टा हो जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका मद्रास हाई कोर्ट कोई एडवर्स आदेश कर दे या छोड़ने का आदेश कर दे। तो अब वो सुना, लेकिन जब ये बात आई कि इनकी प्राथमिकता क्या है, इनकी प्राथमिकता कत्लेआम को रोकना और लोगों को जो है जान माल की सुरक्षा का आदेश देना है, या जो है किसी जो है ईडी के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, प्रकारांतर से सरकार के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने में ईडी की क्या भूमिका है, उसके हितों की रक्षा करना है। तो कल जब ये मामला पेश हुआ तो तुषार मेहता के बहुतेरे दबाव के बावजूद जस्टिस सूर्यकांत जी इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 22 तारीख को जब तो हाई कोर्ट ने सुनने के लिए कहा है तो हाई कोर्ट जो कहेगा फिर देखेंगे बाद में। उन्होंने 4 तारीख, इसमें 4 जुलाई डेट लगा दी। तो सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी का मामला है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी,
और इस तरह आप तमाम आदेश देखेंगे जिस आदेश की वजह से रायता फैल जाता है। मसलन प्लेसेस ऑफ जी वर्शिप एक्ट, जिसको इंडोर्स भी किया गया था आपके अयोध्या मामले में, उस जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में है कि साहब 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो नवैयत थी हमारे सभी धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और इस तरह की जगहों का, उनकी नवैयत अब नहीं बदली जाएगी, न उन पर कोई सवाल उठेगा। मतलब जैसे होता है ना, ताजमहल तेजो महाल है तो फलाना ये है, बाबरी वो जो है आपका जो है कृष्ण जन्मभूमि है तो वो जो है क्या कहते हैं ज्ञानवापी मंदिर था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी सरकार ने कानून बनाकर। नरसिम्हा राव के इस समय में कानून बना था और अयोध्या वाले फैसले में इस कानून को जो है 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इंडोर्स भी किया। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी का एक आईटी सेल के साथ बीजेपी का एक लीगल सेल है जो सुप्रीम जी जी कोर्ट में तमाम मुकदमे जो है और कोर्टों में जो है दाखिल करता रहता है, मतलब जो ताकि विपक्ष नेताओं को प्रताड़ित किया जा सके, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा सके। और इसी तरह जो है वो जो एक एक ऐसा सवाल उठाता रहता है या जो पार्टी का एजेंडा है जिसको वो कोर्ट के माध्यम से लागू करना चाहते हैं। उन्होंने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, प्लेसेस ऑफ हम्म वर्शिप के, और उसको सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ ने विचारार्थ स्वीकार किया जिस पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ भी एक सदस्य थे, और यूनानिमस स्वीकार किया। ये नहीं था कि उसमें 3-1 से स्वीकार किया, 3-2 से स्वीकार किया, 2-3 से स्वीकार किया, ऐसा नहीं। अब आप ये बताइए कि इसके बाद लगातार जो है जगह 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 जो है मुकदमे, मतलब उसका पंडोरा बॉक्स खुल गया। ये मुकदमे दाखिल होने लगे कि साहब जो है इसका रूप बदला जाए। तो यहाँ गौरी लक्ष्मी की पूजा होती, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, एक से एक नए नए विशेषण जो है निकाले जा रहे हैं। यहाँ ये था तो वहाँ वो था, तो वहाँ वो था। उस पर जो लोअर कोर्ट है वो भी जब नोटिस जारी कर रही तो कभी उसका जो है सर्वेक्षण का आदेश दे रही, तो कभी उसका जो है आपका ये पता लगाया जा रहा था कि वैज्ञानिक रूप से ही है, वास्तव में कितना पुराना है कितना नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट से रोक लग गई, कभी सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई, हाई कोर्ट से कभी क्लियर चीज। मतलब कहने का मतलब पंडोरा बॉक्स है और एक ये जी बीजेपी जी के एजेंडे को आगे बढ़ा था। अब सवाल इस बात का है कि अगर आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसपे बहुत सी चीजें निर्भर हैं, आपने स्वीकार किया है विचारार्थ, उसके की संवैधानिक है कि नहीं है, तो आप इसको क्यों नहीं डिसाइड करते? आप डिसाइड कर दीजिए आज, और आप लिस्ट बना लीजिए कि उत्तर भारतवर्ष में 1,500 स्थान ऐसे हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे इसका स्वरूप बदला जाना बदलवा दीजिए। कि रोज रोज लोगों को जो है उसमें पेंडुलम की तरह लटका के शांति से जीने के लिए आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? शांति हम्म प्रशांत महासागर में अशांत लहरें क्यों आप अपने आदेश पे उठवा रहे हैं? कुछ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? आप बताइए। आप बताइए, फाइनेंस बिल के रूप में पीएमएलए पास कराया गया था, और वो मामला फाइनेंस बिल के रूप में पास कराने का मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। जब पीएमएलए को चुनौती हुई तो खानविलकर साहब ने जाते जाते उसको जायज ठहराया और एक लाइन लिख दिया कि जब पीएमएलए की संवैधानिकता तय हो जाएगी तो उसके अनुसार इस आदेश में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अगर वो कह देंगे साहब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की संविधान उसके तरह नहीं, फाइनेंस बिल के रूप में नहीं किया जा सकता, तो मतलब वो रद्द हो जाएगा, फिर से उसको लाना पड़ेगा। कहने का मतलब है तो पहले आप उसको क्यों नहीं तय करते? क्यों आप उसको जो लटका के रखे हैं? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज है कि नहीं है? और अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई हमारे यहाँ स्पष्ट कानून नहीं है, 2010 में रखा गया था, 2012 में लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया, 2014 का चुनाव हो गया, तब से ये जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का कोई जो है वो, मतलब ये पिछले 9 साल के शासन में तो कभी कोई बात आई। और इन्होंने इसलिए भी नहीं लाई क्योंकि जब राष्ट्रवादी मोड में थे तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ थी? फिर तो राष्ट्रवादी मोड में फैसला होता था, फिर तो संविधान और कानून के शासन का भी जो अनुपालन नहीं होता था। तो आखिर ये जो एक जज की वजह से पूरा मणिपुर जल रहा है और उस जज को अभी तक ना हटाया गया, ना ट्रांसफर किया गया, ना उससे उसका जुडिशियल काम लिया गया। एक जज साहब अभी जो है उनकी प्रायोरिटी जो है वहां के जो है दंगों में मारे जा रहे लोगों की रक्षा करना नहीं है, उनकी प्रायोरिटी ईडे के हितों की रक्षा करना है। और आपको बताया कि पिछली बार जो उन्होंने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से अलग हट करके जो है जो महाराष्ट्र वाले में किया, जिसकी वजह से इतना रायता फैला, सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ उससे जूझ रहा है, एक और बड़ी पीठ में जाने का मामला आ गया है। अगर उन्होंने उसी समय कहा होता कि नहीं कि डिप्टी स्पीकर नहीं, अच्छा मजे की बात है कि स्पीकर के चुनाव के लिए उद्धव सरकार ने, एमवीए सरकार ने कई बार राज्यपाल को कहा सत्र बुलाने के लिए कि स्पीकर का चुनाव हो जाए, उन्होंने स्पीकर का चुनाव नहीं होने दिया, उन्होंने बुलाया ही नहीं।
वो सब जो है वो जैसे मामला जो है उनके फेवर में आया वैसे उनकी सरकार भी बन गई, स्पीकर का भी चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब है कि आखिर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अगर घोषित भी हो तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है। आखिर जो है जब इस तरह के आदेश एब्सर्ड आदेश होते हैं तो आगे चीफ जस्टिस क्या करता है? आपने ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ में उनको बना दिया, वो तो ईडी को अभी कहने वाले थे कि नहीं उसको अस्पताल से उठा ले, वो तो मामला फंस गया, जो आ गया कि साहब आपकी प्रायोरिटी क्या है, इस पर सवाल उठने लगा। हाँ, मणिपुर और ईडी में कि आपकी प्रायोरिटी ईडी है कि मणिपुर का हिंसा है, तो ये मामला जो है इस तरह हो गया आपसे बता। अब वो मामला आज आया था वहां के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तुषार मेहता साहब ईडी को रिप्रेजेंट करने गए थे और कोर्ट में बहस हुई, उन्होंने कहा कि ये नहीं है, वो नहीं, कोर्ट ने कहा हम इस सब पर विचार करेंगे। और इन लोगों ने कहा कि साहब जब इसमें अनुपालन नहीं हुआ न्याय सिद्धांत का और ये गिरफ्तारी ही अवैध है, तो चाहे ईडी ने किया हो चाहे किसी ने किया हो, इन्होंने कहा कि साहब सीआरपीसी ईडी पे लागू नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जब गिरफ्तारी ही अवैध है और हम आपसे कहने आए हैं कि गिरफ्तारी अवैध रूप से की गई है, तो आपका विशेषाधिकार है कि आप इस पर विचार करेंगे कि नहीं कि हमारी गिरफ्तारी वैध है कि अवैध है, चाहे जिसने किया हो। तो ये मामला 27 तारीख को वो ईडी का पक्ष सुनेंगे, क्या कहते हैं, मतलब कोर्ट सुनेगी, फिर जो फैसला देना होगा मद्रास हाई कोर्ट देगी। अभी तो 4 तारीख डेट है। तो ये है एक असली मामला है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आखिर एक जज अगर पूरे मणि के आदेश के कंट्रोवर्शियल आदेश है जो संवैधानिक नहीं है, तो फिर आपसे कह रहा हूँ जज को विवेकाधीन अधिकार भी है, लेकिन जो चीज संवैधानिक ही नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संवैधानिक नहीं है, वो आदेश अगर कोई चीफ जस्टिस कार्यवाहक पास करता है या कोई जज पारित करता है जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में आग लग जाती है, तो क्या उस जज को एक दिन भी, एक मिनट भी उस कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार है? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सवाल उठाता हूँ। जी, आप जी कह रहे हैं कि अगर जहाँ पे स्व विवेक, अपने कॉन्साइंस का इस्तेमाल करने का अधिकार हो, वहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस में, बहुत सारे केसेस में ये दिख नहीं रहा। ये मामला है ना? नहीं, मेरा ये कहना है कि जहां संवैधानिक रूप से आप बाध्य हैं, वहां अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसकी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? या ये है कि नहीं कि आपको संविधान के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम, और एबीसीडी नहीं मालूम तो आप किसी भी हाई कोर्ट के जज या कार्यवाहक चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? यहाँ ये भी सवाल है। जी, जी, और शुक्रिया स्वविवेक सर। भी है तो भी उसमें संविधान और कानून के शासन की भावना का तो पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, जेपी सिंह साहब ने अच्छे से समझाया है कि क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जजेस को कैसे काम करना चाहिए। संविधान के प्रति जवाबदेह हैं जज, किसी सरकार के प्रति नहीं। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नमस्कार।